नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक कार्यक्रम पुस्तक विमोचन। तो मैं आगे आपको इसकी झलकियाँ दिखाऊंगी और आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत। तो फिर आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। तो ये हैं आशिमा कौल, आज इनकी भी किताब का विमोचन है। ये है मिस्टर भट्ट, अंबादत्त भट्ट जी। तो दोस्तों फिर चलते हैं आगे की झलकियों के साथ। बहुत स्वागत है, आपने आकर इस रंगोत्सव को रंगोत्सवी बना दिया और गुलाबी रंग के साथ गुलाबी दुपट्टा भी मैच करा दिया। सुबह बढ़ गई आप सबके आने से तालियों की आवाज स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हमारे मंच की शोभा भी बढ़ती जा रही है। मजा आ रहा है मुझे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और मंच को गुलाबी करने में आपका योगदान बढ़ता जा रहा है। फोटो खींचो भाई अच्छे से। कि सूरज रात को चला जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो टुकड़े होकर सितारों में बदल जाता है, चांद में बदल जाता है, जो इसकी चुनरी में टंगे हैं। आपके प्यार गुलाबी हो जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी लिखती हैं किताबें। शुक्रिया। क्योंकि आज मेरी किताब का भी विमोचन है, रागा नुगा, और एक और गूगल बॉय पंजाबी में जिसका अनुवाद किया है मैंने। शुक्रिया। पुराने साथी हैं। स्वागत है। तो अंजू जी की दो किताबें हैं। पहले एक एक करके कराऊंगी, एक बीच में गैप दूंगी। अंजू गुलाबी गलियारे, देखिए लोगों को पहले से पता था गुलाबी बन के आए हैं, गुलाबी दुपट्टे लाई हैं। सच में ये गुलाबी गलियारे बहुत ही खूबसूरत दोबारा बुलाऊंगी यार, एक एक करके कर। नहीं कराएगी। तालियों में थोड़ी तालियां। आशिमा कौल जी की पुस्तक स्मृतियों की आहट, बहुत खूबसूरत किताब। है ना, सुंदर है ना कवर? अगर नहीं कहूँगी मैं जोर से खेल पाऊंगी। कमल जी की किताब सीधी करिए। हाँ जी। ऐसे उनको लगा कवर उल्टा सीधा एक समान है। बहुत बहुत बधाइयों, अच्छी सुंदर सी किताब और मजा आ गया। सरप्राइज बहुत सुंदर है। चलो बस अब अकेले हाँ। ये गूगल बॉय है, डॉक्टर मधुकांत जी हैं रोहतक के, उनका नॉवेल है, उसका मैंने पंजाबी में तर्जुमा किया है। और मैंने कहा कि आप सबके सम्मुख इसका क्यों ना लोकार्पण किया जाए। ये किताब का लोकार्पण यहाँ पर नई विषय के तत्वावधान में हो रहा है, तो बधाई यही से हम दे रहे हैं लेखा उनको बहुत बहुत बधाई हो उनकी किताब के लिए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हों। बहुत बहुत बधाई हो लेखा जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं इस कार्यक्रम के लिए। सुन लेती हूँ उनसे, अंजू जी से। मैं सबका एक सम्मिलित दो पंक्तियों से सम्मान कर देती हूँ। आपके आने सम्मानित नहीं कर रही है, हमारी संस्था सम्मान पहचान सम्मानित कर रही है। और सम्मानित करने का एक कारण है
कि अंजू ने अभी पिछले दिनों, अभी 1 साल भी नहीं इस बात को हुआ है, 6 महीने 7 महीने हुए हैं, इसने हरियाणा साहित्य अकेडमी से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान अर्जित किया है। तो ये डिजर्व करती है कि हम इसे एक सम्मान दे सके। सम्मान तो कहते हैं पान का भी होता है, पान सुपारी का भी होता है। तो हम पूरे अपने मनोयोग से हमारी संस्था के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, शुभ जी हैं, दुर्गा जी हैं, वो सामने आ जाए, हम सब लोग मिलकर अंजू का सम्मान करेंगे। आपको उस अच्छे वाले सम्मान की बहुत बहुत बधाई और उसकी गरमाइश आप महसूस बहुत बड़े बड़े सम्मान लो, आप सब सोच सम्मान के लिए तैयार हो जाओ। बहुत और शील कौशिक जी भी एक गुलाबी लिफाफा ले सकते हैं कि मीर का बचपन की तरह वहाँ से किसी को अवार्ड मिल रहा है तो मीन्स रिकग्नाइज। तो अंजू को हमारी ये सारी शख्सियतें 3-4 जैसे अंजू, सुदर्शन दीदी, शील दीदी, कमल दीदी और फिर अंजू, तो ये सब लोग सच में अचीवमेंट्स के सितारे हैं। अच्छा आप वो भी कुछ दे रहे हैं पहचान की ओर से शिव जी को, शिव जी आप इधर आओ। पहचान की ओर से शिव जी वो बदल लेते हैं। बहुत ऐसा टोकन आप लाओ, प्यारा सा टोकन की ओर से हमारी एनजीओ का और बहुत दयनीय और इसमें बहुत मैं उनका स्वागत करती हूँ और बहुत शुभकामनाएं करती हूँ। भारतीय सेना में जो महिलाएं जा रही हैं उनके लिए कि वो पुरुष अफसरों से किसी भी तरह से कम नहीं है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे। उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, ये 3 कहानियां हैं। चुनौतियां कैप्टन नेता गुप्ता और लेफ्टिनेंट सोना कुमारी। मेरे 2 पुस्तकें भाषा विभाग पंजाब से सुदर्शन पुरस्कार से उसके टीम है। अभी मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पुरस्कार लेकर के आया हूँ। उसके बाद मेरी और कहानी आती है दुर्घटना। कहीं रास्ते में पहाड़ी इलाके में जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, अगर सिविल वालों की हमारी खनवाई जा रही है और सिविल वालों की कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उनको सड़क पर नहीं छोड़ सकते। उनके लिए किसी आदेश की भी आवश्यकता नहीं होती। उसी समय हमारी मेडिकल टीम भी साथ करती है, उनको फर्स्ट एड दिया जाता है। किसी दुर्घटना में एक टैक्सी जो है पीछे चले जाते हैं, 5 व्यक्ति जो है उसमें 3 औरतें हैं, 2 आदमी हैं, उनको निकाला जाता है, फर्स्ट एड दी जाए तो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। ये कुमाऊं जो एरिया है, आप समझे कि रानी खेत से आगे का एरिया, जोशीमठ तक का करम मतलब जोशीमठ से इसके आपके गर्म पानी से रानी खेत से लेकर जी आप माइक थोड़ा सेट कर दीजिए, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। थोड़ा आगे कर 1-2 बार बोल दीजिए, माइक सेट कर दीजिए, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। पीछे लोग बातें भी कर रहे हैं तो क्या आवाज आनी चाहिए। दुर्घटना जो है किसी के ऊपर लिखी गई है कि उनको हम फर्स्ट एड देते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, बीच रास्ते में छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद डर है सिविल वालों के मन में, ये डर है कि फौज में जाने से हम लोग बेमौत होंगे। मैं
आपको अपनी इन 2 पुस्तकों के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत ही सरल किताबें हैं, लेकिन मन की गहराइयों से निकली हुई ये बातें हैं जो शायद हम में से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और मेरे मन में बहुत था कि आत्मकथा को मैं क्या लिखूं, लेकिन इसके अंदर मैंने सुंदर यादें संजोई हैं। इसका सिर्फ उद्देश्य एक ही था कि लोग जो पढ़े इसको वे जाने कि स्त्री होना इतना आसान भी नहीं और इतना कठिन भी नहीं। बहुत सारी बातें हमें बहुत सा संघर्ष लिखने में या जीवन जीने में बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो इसमें खुशनुमा गुलाबी यादें हैं, मेरे बचपन की यादें। हम कैसे त्योहार मनाते थे कि आज देखिए होली का त्योहार आप सब जानते हैं, होली दिवाली कितने त्योहार आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इनके रंग फीके हो गए और जो हमने अपने बचपन में ये त्योहार मनाए उनका मुकाबला ही नहीं। तो मैंने इसके अंदर बहुत सारी बातें वही सब समेटने की कोशिश की है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक और जो इस तरह की परिस्थितियां उस समय थी उसकी आप तुलना बहुत ही सहज ढंग से कर सकते हैं। और स्त्री की दशा और दिशा उस समय क्या थी, आज क्या है, ये तुलना सहज ही से पढ़कर आप कर सकते हैं। और अब मैं इस किताब के बारे में बात करूंगी तो क से कुदरत। मैंने इसलिए नाम दिया क से कश्मीर, क से कन्याकुमारी, क से कुदरत, क्योंकि मैं कश्मीर भी गई हूँ, कन्याकुमारी भी गई हूँ और मुझे इसमें यात्रा ये संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत नहीं है कि मैंने बताया और इतने समुद्र तल से इतना ऊंचा इतना नीचा, नहीं, कि वहां मैंने क्या क्या देखा, कुदरत का कौन सा रंग मैंने महसूस किया और अपने अंतस में उतारा। यही सब है इसके अंदर। बहुत सारे प्रदेश जो मैंने देश में घूमे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि धूप चाग और रेत वो विदेश यात्रा थी। अब एक अमेरिका यात्रा वो भी अभी पाइपलाइन में और इसके अंदर बस मैं एक चीज और बस कहना चाहूंगी कि इसके अंदर कश्मीर की वादियों से लेकर मैंने कन्याकुमारी के अलावा बहुत सारे जो प्रदेशों में मैं घूमी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का बहुत सा हिस्सा अभी अनदेखा है। तो मैंने ये समर्पित किया है कुदरत के उन नजारों के नाम जिनमें छिपा रहता तेरा पैगाम। तो दोस्तों बस यही मुझे कहना था कि मैं चाहती हूँ कि आप इन पुस्तकों को पढ़ें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया तो दें कम से कम। बस मेरी यही गुजारिश है आपसे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और अब आगे का मैं जो ये देती हूँ माइक सिंधु को देती हूँ, आगे जिनकी पुस्तकें आने वाले उनके बारे में। प्रकृति और मानव का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं। हरी भरी वसुंधरा, नीला आसमान, सूर्य, चांद, सितारे, नदी नाले, पर्वत, झरने, सागर, पेड़ पौधे, फल फूल, हवा पानी, किसके बिना मानव जी सकता है कोई उसका अस्तित्व? नहीं ना। तो फिर हम उससे दूर क्यों? उसके सानिध्य में जाकर देखें, उसके साथ मिलकर एक हो जाएं, तो ऐसा लगता है प्रकृति हमें बुलाती है, पुचकारती भी है। मैंने उसके पास जाने का प्रयास किया है, उससे मिलने वाले आनंद को अनुभूत किया है, बाल घड़ी को निहारा है, उसकी उगती किरणों ने बांधा है मुझे, सागर की लहरों ने पुकारा है, चांद की शीतलता को महसूस किया है, फूलों को निहारते हुए उसके विभिन्न अद्भुत रंगों ने मुझे अचरज में डाला है। फूल पत्तों को छूते हुए लगा कि वे बतिया रहे हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादान हमें अपनी सुंदरता से बांधते हैं, आनंद देते हैं, लेकिन मनुष्य प्रकृति के बीच अकेला रहकर जीवन नहीं जी सकता। उसे अपने साथ रहने के लिए बहुत से लोगों से बहुत से रिश्ते भी चाहिए, माता पिता, भाई बहन, मित्र, अन्य सगे संबंधी, साथी, जिनके साथ रहकर वह सुख में जीवन व्यतीत करता है। जब मनुष्य समाज में रहता है तो उसे अच्छी बुरी बातों, विसंगतियों, विद्रूपताओं का भी सामना करना पड़ता है। इसी को तो जीवन कहते हैं, और जीवन है तो प्रकृति का आनंद है। और अब मैं यहाँ मंच पर डॉक्टर ज्योति कोहली को बुलाती हूँ कि वे कुछ बोले, और उसके बाद यहाँ बैठी है डॉक्टर शोभा जी। मैं इन दोनों को बुलाती हूँ कि वे भी कुछ करें। आप प्लीज आइए।
कुछ बोलने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो मैं इसको बधाई देती हूँ, बहुत बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरे शब्द फूलों में समा गए हैं। मेरे पास बोलने के लिए निशब्द हूँ मैं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। पर बहुत बधाई हो इतने सारे लोगों के बीच में और इतने सारे लेखक और लेखिकाओं के बीच में बैठकर मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे शब्द इन फूलों में है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और हम तो सिर्फ सोचते ही हैं कि कुछ लिख लें। सिर्फ मेरा आवाज काफी है। मैं सिर्फ सोचती हूँ और कितनी बार कल्पनाएं करी हैं, शब्दों को भी बुना है मैंने, पर जब मैं इसके आगे कुछ भी बोलती हूँ तो छोटी पड़ जाती हूँ। इसलिए मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है। बहुत भगवान इसको और खूब लिखवाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपका प्यार है, मुझे लगता है आप आए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आपने हमें बुलाया, इतनी अच्छी कंपनी में हम बैठे हैं, सभी साहित्यकारों के बीच में बैठे हैं। आज इतनी सारी पुस्तकों का विमोचन हुआ, इतने बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ बैठे हैं। बहुत बहुत खुशी, सबको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं। थैंक यू सो मच। और अंजू जी तो आई हैव ऑलवेज सीन हर ऑन हर टोज। ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके बाद भाग दौड़ करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। एक दाना लेकर भाग रही है चींटी, एक दाना लेकर भाग रही है चींटी, एक तिनका अपनी चोंच में दबाए उड़ रही है पीली चिड़िया, एक तिनका अपनी चोंच में दबाए उड़ रही है पीली चिड़िया। पेड़ की शिराओं के रास्ते पत्तियों की नोक तक दौड़ रही है हरियाली, पेड़ की शिराओं के रास्ते पत्तियों की नोक तक दौड़ रही है हरियाली। तितलियों के पंखों से लिपटकर उड़ रहा है मकरंद, धूप को टोकरी की तरह सिर पर धरे भाग रही है धरती, और संसार के अप्रतिम उजालों की ओर भाग रही है मेरी पौत्रियां वानिया और दिया, मेरी मैं ज्यादा क्या कहूँगी। मैंने आज विंडो शॉपिंग ही कराई है इसकी, तो मैं ये बाउम्मीद हूँ कि जल्दी ही मेरे हाथ में इसकी प्रतियां आएंगी और एक दो पुस्तकें और भी आने वाली हैं। तो मैं समर्थ करेगा ईश्वर मुझे कि मैं आपके हाथों में इसको पहुंचाऊं, तो आपकी जो स्मृत प्रतिक्रिया है मुझे और स्मृत करेगी कुछ और लिखने के लिए। शुक्रिया। एक और मेरी छोटी किताब है जो गूगल बॉय का आज यहाँ पर लोकार्पण किया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि पुस्तक मेरी नहीं है, डॉक्टर मधुकांत जी हैं रोहतक से, उनकी पुस्तक है और उसका मैंने पंजाबी में अनुवाद किया है। ये किशोरों के लिए नॉवल है। फरीदाबाद मेरा मायका है और मायका अधूरा सा लगता था अब से पहले मुझे, जब से मैं संपर्क में आई हूँ। आदरणीय सुदर्शन देवी बैठी हैं, आदरणीय कमल कपूर दीदी जी बैठी हैं, ये सबसे मैं बहुत प्रोत्साहित होती हूँ, ऊर्जा लेती हूँ। मेरी इतनी सारी सखियां हैं और मुझे बहुत बहुत गर्व है कि पूरे हरियाणा में, मैं दावे से कहती हूँ, अगर जो सबसे ज्यादा जो महिला रचनाकार है, लेखिकाएं हैं, वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में एक उत्कृष्ट लेखन कर रही है। हर विधाओं में उनकी पहुंच है, उपन्यास से लेकर के बड़े से लेकर के छोटे तक, हाइकू तक। सुदर्शन दीदी है, उपन्यास में लिखती है, कमल कपूर जी उपन्यास में, अंजू हाँ कि कोई विधा ऐसी नहीं है, यात्रा संस्मरण, अभी लघु कविताएं भी लिखी हैं। हर विधा में यहाँ की लेखिकाएं आगे हैं। मुझे बहुत फख्र होता है कि मैं मायका है, अभी एक दूसरा मायका मुझे लगता है कि मेरी ये सखियां हैं, मेरी सारी मित्र हैं, ये सारी लेखिकाएं हैं जिनसे मैं प्रोत्साहित होती हूँ और ऊर्जा से बढ़ जाती हूँ। मेरा मकसद मुझे लगता है अब पूरा हुआ जब मैं आप सब लोगों से मिली हूँ। और यहाँ मैं अंजू न्यू दिशाएं हेल्पलाइन की ओर से जो ये आयोजित हो रहा है आज कार्यक्रम, तो सभी बच्चा से मित्र सैनी जी हैं, दीदी हैं, दशरथ नागर जी और कमल कपूर जी, आशमा कौर जी, सब मेरी
तो ये सखियां भी है, इंदू जी और अंजू और आप सब, भावना जी को मैं जानती हूँ। यहाँ पर दुर्गा जी को बहुत सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। यहाँ माधुरी जी, कोई भी मतलब शूट में ले जाए, मैं कहती हूँ सबको, बबीता जी सिरसा भी आई थी, तो मैं सबसे बहुत ज्यादा परिचित हूँ। ये मैं समझिए आप परिचित नहीं है, सबसे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं एक बात और कहती हूँ कि यहाँ जो लेखिकाएं हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जब भी आती हूँ तो इतनी सारी कृतियां अभी आज विमोचन है। ये इसका आप कहते हैं उदाहरण क्या, मतलब सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये सब ये कहती हैं कि ऊंचा कर दो, नहीं अभी देखना है जो मेरी उड़ान को, अभी देखना है जो मेरी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। तो ऐसा मुझे लगता है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। आज सभी ने अपने मन की बात रखी, जिन जिन किताबों का विमोचन हुआ, बताया। देखिए हम लोग साहित्यकार हैं, और जब तक कि हमारे मन में क्या आता है, किस विषय को लेकर के, किस भावनाओं को लेकर के हम लिखते हैं, वो सब मैंने लेखों के मन की बात जानी और बताया कि क्यों इन्होंने इस कृति का मतलब परिणयन किया, इसलिए ये कृतियां लिखी। तो कृतियां सिर्फ मेरा मानना है कि ये साहित्यिक जो ये कृतियां हैं, ये एक आत्मोन्नति का साधन है। मैं हमेशा मानती हूँ ये जो साहित्य है, ये सिर्फ सबसे पहले आत्मोन्नति का साधन है। सबसे पहले खुद का ज्ञान, आत्मोन्नति, हमें स्पष्ट देखने की, चीजों को देखने की एक दृष्टि मिलती है। तो इस साहित्य का इतना महत्व है। जब हम खुद, हमारी आत्मोन्नति है, हम आत्मा साफ है, तो हमारे साथ जो संपर्क में आएगा वो अपने आप ही हमारी एक दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि। और इसलिए मैं मानती हूँ कि साहित्य लेखन करना एक ईश्वरीय मतलब ध्यान जो करते हैं उसके बराबर है। क्योंकि जब तक आप अंदर से खाली नहीं करेंगे अपने को, बिल्कुल ध्यान लगाएंगे। ध्यान की स्थिति क्या है, यही है। एक लेखक के साथ यही होता है, जब वो लिखता है वो कृति तब उसके अंदर से बाहर आती है। जब वो बिल्कुल निर्मल ध्यान लगा, बिल्कुल लगता है अंदर से खाली है, तब निकल करके कोई कृति आती है। तो मैं जिन पुस्तकों का यहाँ विमोचन हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने कितनी पीड़ा, अपने अनुभव, अपनी समृद्धियां सब समेट करके इन पुस्तकों में उड़ेली हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आज मुझे इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, होली का मौका है, मैंने सोचा कुछ होली का कुछ होगा, तो मैं अपनी रचना की 2 लाइनें अगर आप कह रहे हैं होली पर बात में भी रचनाएं होगी ना, रचनाएं बस चलो। मैं तो बस यही कह रही थी, थोड़ा सा मन भी महका, तन भी महका, महकी बढ़िया सारी, थोड़ी सी 2-4 पंक्तियां हैं। मन भी महका, तन भी महका, मन भी महका, तन भी महका, महकी बढ़िया सारी रे। मन भी महका, तन भी महका, महकी बढ़िया सारी रे। मस्त हवाओं के झोंकों में, मस्त हवाओं के झोंकों में, बहकी राधा प्यारी रे। मन भी महका, तन भी महका। और अब देखिए प्रकृति भी हमारा कितना साथ दे रही है कि आमों पर अब बारिश सजा है, आमों पर अब बारिश सजा है, गुली सुगंध हवा में रे। आमों पर अब बारिश सजा है, गुली सुगंध हवा में रे। और एक दृश्य देखिए, डाल डाल कोयलिया चहकी, डाल डाल कोयलिया चहकी, गीत फगुनिया डाले रे। डाल डाल कोयलिया चहकी, गीत फगुनिया डाले रे। और एक देखिए, फूल पलाश की रंगत से, फूल पलाश की रंगत से, केसरिया रंग बना ले रे। फूल पलाश की रंगत से, केसरिया रंग बना ले रे।
बहुत पसंद आई। हंसते मतलब जब नीम और आमा पर जब गौर आता है तो कैसे लगता है, कभी कल्पना देखिएगा। हंसते नीम बबुल बरगद से, हंसते नीम बबुल बरगद से, कल्पना कवि सजा ले रे। हंसते नीम बबुल बरगद से, कल्पना कवि सजा ले रे। और लाला पीले फूलों की अब, लाला पीले फूलों की अब, सजी धजी फुलवारी रे। मन भी महका तन भी महका, महकी बगिया सारी रे। और इसके बिना तो अधूरा रहेगा। हर दालान और हर पगडंडी, हर दालान और हर पगडंडी, हुई गुलाल सी लाल रे। हर दालान और हर पगडंडी, हुई गुलाल सी लाल रे। और देखिए झूम रही खेतों में सरसों, झूम रही खेतों में सरसों, और गेहूं की बाल रे। और कहाँ गम, अभी भुजिया खाइए भूलना नहीं, गमक रही है आज रसोई। अंजू का ये घर आंगन गमक रही है आज रसोई, गुजिया से भर थाल रे। गमक रही है आज रसोई, गुजिया से भर थाल रे। और ऐसे किसान के हालत देखिए, ठुनक रहे हैं सब दरियान, ठुनक रहे हैं सब दरियान, जगता पग संभाल रे। मस्ती इतनी है जिसको ध्यान ही नहीं है, मेरी पगड़ी भी कहीं गिर ना जाए। तो जगता पग संभाल रे। और दोस्तों रंग बदलती इस दुनिया में, रंग बदलती इस दुनिया में, प्यार की रौनक न्यारी रे। मन भी महका तन भी महका, महकी बगिया सारी रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सामान बांधा आशीष जी ने। और देखिए मैं गुलाल भी लाई हूँ, लेकिन अब आप चूज कर लीजिए कि आप गुलाल के साथ खेलेंगे होली या फूल के साथ। जोर से बोलिए, जोर से, होली है, होली है। जी जीवन से जुड़ी कहानियाँ, हमारी सुदर्शन दीदी के हाइकू, लहरों का मन, प्रकृति से जुड़े और रिश्तों के रंग, और ये जितने भी रंग हैं जीवन के उससे जुड़े हाइकू। और वो हाइकू चाहे 575 के आधार पर रचित हैं, पर एक एक हाइकू में जो सागर की लहरें हैं, वो लहरों में जितनी बूंदें होती हैं, उन बूंदों के अंदर एक एक बूंद के अंदर एक एक सागर भरा हुआ है। इतनी सुंदर ये हाइकू कृति है, ये इसका मैं अध्ययन कर चुकी हूँ। उसके बाद में आशिमा की कविता कृति, नहीं करो, अच्छा मैं ना करूँ? नहीं बोलो। क्या है? आशिमा की काव्य कृति स्मृतियों की आहट। मैंने बोलना था अंजू के गुलाबी गलियारे से, क्योंकि मैं गुलाबी गलियारे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। एक पंक्ति के बारे में बोल के फिर स्मृतियों के आहट के बारे में 2-4 लाइनें बोलूंगी। मैंने जब ये पुस्तक देखी, बहुत सुंदर गेटअप, गुलाबी, और मुझे लगा कि गुलाबी गलियारे हैं तो जरूर ये जयपुर के संस्मरण होंगे, क्योंकि जयपुर गुलाबी नगरी है। पर जब मैंने पूरा इसका अध्ययन किया तो मैंने देखा कि तो अंजू के जीवन के जितने गुलाबी पल हैं वो उनका ये संग्रह है। और मजे की बात है और बहुत सुंदर बात है ये कि अंजू ने इसमें कोई तनाव वाली घटनाएं नहीं लिखी, कोई डिप्रेशन वाली नहीं, कोई घटनाएं नहीं लिखी। जीवन में घटी जो घटनाएं हैं उनके विषय में लिखा। अच्छा, इससे पहले मैं वो बात पूरी करूं जो मैं करने जा रही थी। मैंने कल सोचा कि मैं
एक नजर मारती हूँ आयशमा की भी काव्य कृति पर, ताकि मैं 2-4 पंक्तियां तो कल बोल सकूं। और आप यकीन करेंगे, मैं 2 कविताएं पढ़ने के लिए रात को 10 बजे बैठी और मुझे इतना आनंद आया उसमें कि मैं लगभग पूरी किताब पढ़ गई। एक से एक कविताएं, स्मृतियों के आहट शीर्षक, फिर इसने जो समर्पण किया है वो उनको, उन अनमोल यादों को जो जिनसे इसका वजूद बना है और जो आगे भी बना रहेगा, यादों को इसने समर्पित किया किताब। फिर इसकी मैंने आत्माभिव्यक्ति पढ़ी, उसके विषय में बात करना व्यर्थ है क्योंकि आयशमा अपनी अब जो आत्माभिव्यक्ति है वो पढ़ चुकी है। एक ये यात्रा है, 100 पृष्ठों की एक यात्रा है आयशमा की पुस्तक, जो कि प्रारंभ होती है जिसमें कि 46 नहीं 55 कविताएं हैं। 46 अंजू किया, मैं कंफ्यूज हो गई, जिसमें 55 कविताएं हैं। वो यात्रा जो है वो काशी की विधवाएं शीर्षक से शुरू होती है और आशीष जो कि माँ का आशीष है उससे समापित होती है। अब एक एक कविताएं जब आपके हाथ में पुस्तक आएगी, आप पढ़ेंगे ना, तो आप वाह या आह 2 शब्द हैं जो आपके मुंह से कंटिन्यू निकलेंगे। काशी के विधवाएं कैसे काशी के गंगा घाट पर छोड़ जाते हैं, जिन पर आश्रित होती हैं वो विधवाएं किसी भी उम्र की, ये कह के कि तुमको यहाँ मोक्ष मिलेगा, और वो विश्वनाथ मंदिर में और गंगा घाट पे किस तरह से वो निरी होके दूसरों की दया पे पलती हैं और कब मरती हैं कब नहीं मरती है किसी को पता ही नहीं चलता। बस वो गंगा किनारों को देखती हैं और बस वो मनाती हैं कि हमें मोक्ष मिले। उसके बाद आगे बढ़ते गए कश्मीर की औरतें। कश्मीर की औरतों पे जो है ना, ये इसकी सबसे लंबी कविता है, इसमें 3.5 पेज की कविता है। आयशमा वैसे छोटी कविताएं लिखती है। कश्मीर की औरतें में इससे लिखा है कि कश्मीर में सिर्फ सुंदरता और आतंक नहीं है, कश्मीर में औरतें भी हैं। और इसने जो मुस्लिम औरतें और पंडित औरतों का जो इसने जिक्र किया है, दोनों की स्थिति लगभग एक ही है। वो बहुत खूबसूरत कविता है और एक नई चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। एक इसकी कविता है औरत की डायरी। औरत की डायरी की औरत कैसे कविता लिखती है, आप वो कविता पढ़ेंगे ना तो आपका सलाम करने का दिल चाहेगा हर उस महिला को जो 2 पंक्तियां भी लिख पाती है। कैसे सुबह उठ के भोर की किरणों को अपने पलकों के साए में रखकर वो नाश्ता करती है, फिर सोचती है कि मैं नाश्ता करने के बाद कविता तुझे अपनी डायरी में उतार लूंगी, पर वो नहीं उतार पाती। ऑफिस आना है, ऑफिस में फाइलों का ढेर है, फाइलों का ढेर निपटाते सोचती है कविता मैं तुझे डायरी में लंच के टाइम उतार लूंगी। लंच में भी समय नहीं मिलता। फिर सोचती है बस स्टॉप में, फिर बस स्टॉप पे सोचती है कि जब मैं कोई सीट लूट लूंगी और उस लूटी हुई सीट पे बैठ के तुझे डायरी में उतारूंगी, नहीं उतार पाती। घर आ जाती है कभी भी नहीं उतार पाती। बच्चों के में खो जाती है, बड़ों की सेवा में खो जाती है। फिर सोचती है रात को थक के चूर हो चुकी होती है, फिर कहती है थोड़ा सा आराम कर लो, फिर मैं कविता तुझे आधी रात को उठ के डायरी में उतारूंगी। वहीं कविता का समापन हो जाता है। अब आप देखिए कि इस तरह से एक औरत जो 2-2 फील्ड, 3-3 फील्ड, 4-4 फील्ड एक साथ संभालती है, वो किस तरह से लिख पाती है। क्यों ना सलाम किया जाए इनकी एक पंक्ति या 2 पंक्तियों को। आप लोग सब नमनीय है, वंदनीय है। और आगे मैं अगर बोलने बैठूं तो कोई अंत नहीं है जो इसकी कविताओं का। क्या एक इसकी कविता तुम्हारी मुस्कान, मैंने अर्ली मॉर्निंग ही इसको फोन किया, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप तुम्हारी मुस्कान सबसे पहले कविता पढ़िएगा। इसने मुस्कान की उपमा, उपमेय, रूपक, कौन सा अलंकार है जो उसने 2.5 पृष्ठ की उस कविता में नहीं उतारा। इतनी सुंदर कविता है। मैंने सवेरे इसको फोन किया, मैंने कहा, मैं पढ़ती गई पर मुझे समझ में नहीं आया कि वो तुम्हारी मुस्कान किसकी मुस्कान है। तो इसने जवाब दिया, वो आपकी मुस्कान। आपकी मुस्कान मतलब जो पढ़ेगा, पर्टिकुलर कमल कपूर के नहीं, जो पढ़ेगा
उसकी मुस्कान है। तो आगे बढ़ते चले जाओ तो कोई अंत ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, जीवन दर्शन से जुड़ी कविताएं, और सबसे सुंदर जो इसकी 3 कविताएं, जो मार्मिक कविताएं हैं, जिसमें मेरी आंखों से आंसू की धार निकली है। माँ शीर्षक से 2 कविताएं। एक माँ शीर्षक वो लंबी कविता है जिसमें उसने ये लिखा है कि मैं जब कक्ष में माँ के झांकती हूँ तो मुझे पलंग पर बैठी पीठ टिकाए, पलंग पर पीठ टिकाए माँ नजर आती हैं। फिर पूरे उन्होंने उनके दैनिक दिनचर्या जो उन्होंने बिताई थी कि वो कभी पूजा की घंटियां बजाती हुई, कभी हमें लाइटें देती हुई, कभी पापा से नोक झोंक करती हुई। माँ सुहागन जाना चाहती थी पर वो नहीं जा पाई सुहागन, क्योंकि 1 साल पहले ही पापा चले गए। फिर वो ना अंत समय का भी वर्णन किया है कि जब माँ जा रही थी तभी भी उनको अपनी पीड़ा नहीं थी कि मैं जा रही हूँ, वो हमें हिदायतें दे रही थी, हमें आशीर्वाद दे रही थी, और हम उनको विदा करते हुए उनके आशीर्वादों से अपना आंचल कर रहे थे। फिर दूसरी जो उन्होंने माँ की कविता लिखी है ना, वो भी माँ ही शीर्षक है। उसमें उन्होंने कहा है कि माँ आजकल मुझे तुम सपने में क्यों नहीं आती है, तो मुझे सपने में आओ, मुझे आशीर्वाद देके जाओ, मैं तरस गई हूँ, मैं रात होने का इंतजार कर रही हूँ, आज तो सपने में आपको आना ही होगा। अब मैं बीच की सारी कविताओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम कविता आशीष पे पहुंचती हूँ। वो कविता भी माँ के आशीष की कविता है। अंततः कवियत्री सफल हो जाती है, माँ सपने में आती है, कुछ बुदबुदाती हैं। ये माँ कवियत्री माँ कह रही है, पर वो नहीं सोचती, वो कुछ बुदबुदा रही है। कवियत्री को नहीं समझ में आता कि माँ क्या कह रही है। अचानक नींद खुल जाती है, बेटी पास में बैठी है, बेटी पूछ रही है कि माँ आप माँ क्यों कर रही हैं, क्या हुआ? माँ सपने में आई थी। कहती है हाँ सपने में आई थी, वो बुदबुदा रही थी, जरूर मुझे आशीष दे रही होंगी। यही इसकी किताब का शुभारंभ हो जाता है। और मैं इतनी सुंदर किताब के लिए आशिमा को मन प्राण से बधाई देती हूँ, और उसको मैं एक उससे बुझा सारे साहित्यकार मित्रों, साहित्यकार सारे में ये नहीं कि जिनकी कृतियों का लोकार्पण हुआ है, आप सबको मैं मन प्राण से नमस्कार करती हूँ और यथा योग्य स्नेह सम्मान बांटती हूँ आप सबके बीच में। और शुक्रिया मुझे बहुत। इसी उम्मीद के साथ आज यहाँ पर संपन्न करते हैं ये वाला डिनर वाला, और अभी होली का मिलन थोड़ा होगा, भजन जो भी करना होगा करेंगे। और मैं ज्यादा बोल लेती हूँ हमेशा की तरह, और त्रुटियां मेरी माफ करेंगे आप।